सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं अभी भी बैठे हैं, लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला झुका तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे। हर जगह पे किसान है। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। तो कौन जीत रहा हरियाणा का दंगल? यह वो दंगल है जहां पर सियासी दांवपेच आजमाए जाते हैं। और हरियाणा के चुनाव का जिक्र आज क्यों हो रहा है, पहले वो जान लीजिए। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव की तारीख बदल दी है। सही सुना आपने, हरियाणा के चुनाव की तारीख बदल दी है। अब हरियाणा में 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। लेकिन उस बीच ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना, उस तस्वीर के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। चेहरा ध्यान से देखिए, विनेश फोगाट किसानों के बीच, और नयाब सिंह सैनी की सरकार दावा कर रही है कि किसानों को लेकर जितना उनकी सरकार ने किया उतना किसी ने नहीं किया। विनेश फोगाट किसानों का समर्थन करने पहुंची। मामला क्या है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों की जो मतगणना है उसकी जो तारीख है वो भी बदल गई है। दोनोदोनों राज्यों में अब 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी, यानी 8 को नतीजे आएंगे अब। लेकिन पहले खबर पर आते हैं। खबर यह कि हरियाणा की चुनाव की तारीख तो बदल गई। 5 अक्टूबर की जगह, यानी 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को चुनाव होगा। यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों के नतीजे एक साथ आएंगे 8 अक्टूबर को। लेकिन यह भी आपको जानना जरूरी होगा कि बीजेपी ने तारीख को बदलने की यह मांग की थी और चुनाव आयोग ने मांग को लेकर यह फैसला लिया, क्योंकि मसला त्योहार का भी था। वहीं दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में पहलवान विनेश फोगाट आती हैं। विनेश फोगाट पहलवान, और हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला चेहरा विनेश फोगाट का ही है। दरअसल वो शंभू बॉर्डर में किसानों की महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी और यहीं से ही अब उनके समर्थन को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में विनेश फोगाट का आना यानी कि एक सियासी संदेश भी है क्या? 13 फरवरी 2024 से दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे हो चुके हैं और 200 दिन पूरे होने पर किसानों ने महापंचायत बुलाई थी और उसी महापंचायत में कई किसान संगठन मौजूद थे। यह तो बात रही विनेश फोगाट की, यह बात रही हरियाणा चुनाव की तारीख की। लेकिन एक और दिलचस्प खबर, हरियाणा के चुनाव से पहले बीजेपी में फूट की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे पर पार्टी में टेंशन है। कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट कटने से कार्यकर्ता नाराज हैं। कई बड़े नेताओं के टिकट कटेंगे, यह बताया जा रहा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री सैनी में भी
तकरार बढ़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि यहां से नहीं वहां से चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री कह रहे नहीं मैं यहां से लड़ूंगा। वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे अभी। लेकिन हरियाणा में अगर किसानों की आबादी का जिक्र करें तो कुल मिलाकर 2,54,00,000 के आसपास किसानों की आबादी कुल आबादी है और कुल वोटर हैं 2 करोड़ के आसपास। और किसानों की जो कुल आबादी है वो 16,17,000 के आसपास है किसानों की। और जो पहले हमने 2 करोड़ के आंकड़े का जिक्र किया था वो कुल आबादी है 2,54,00,000 के आसपास, यानी कि 16 लाख और उनके साथ जुड़ा परिवार। आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। अब ये लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन देखिए। 2014 में 7 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2019 में 10 सीटें और जबकि 2024 का चुनाव 5 सीटें। अब शंभू बॉर्डर पर जो आहट है, क्या किसानों की महापंचायत सीधे तौर पर संकेत दे रही है कि हरियाणा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? और एमएसपी पर जो घमासान छिड़ा हुआ है उसका भी कोई असर पड़ेगा? और क्या वाकई में हरियाणा में चुनाव के दौरान बीजेपी में तनाव है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि कौन जीत रहा है हरियाणा का दंगल? आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन 2 बयानों का जिक्र हमने किया था, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे सूबे के मुख्यमंत्री हरियाणा के। क्या कुछ कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो इस सीट से लड़ेंगे, वो कह रहे हैं नहीं मैं इस सीट से लड़ूंगा। पहले ये बयान सुनिए और फिर रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम साहब लाडवा से, चलिए। सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा तब लिस्ट आएगी। आज शाम को दिल्ली में बाइट है सर, क्या है बोल दिया उन्होंने। हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है। तो करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी नहीं लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता कर रहे हैं। तो हरियाणा में चुनाव और सीधे तौर पर सियासी तकरार, एक तरफ वार और दूसरी तरफ से पलटवार। कौन जीत रहा है हरियाणा का दंगल? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ ये 4 मेहमान, प्रदीप बैस साहब बीजेपी के चेहरे हैं, रतन तिवारी जी कांग्रेस के चेहरे हैं और साथ ही किसान नेता मास्टर स्वराज जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, और डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी। बुजुर्ग तो नहीं बोलूंगा लेकिन कौशिक जी नाराज हो जाएंगे बुजुर्ग बोलूंगा तो। हमारे अनुभवी चेहरों में से एक सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मास्टर स्वराज आपके पास आना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है जी? कैसे हैं मास्टर साहब? बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो किसानों का मुद्दा, हरियाणा चुनाव, किसान नेता की जगह बीकेयू लोक शक्ति लगवा दो। चलिए ठीक है। आप मतलब किसान नेता, मुझे लगा कि शायद सबसे बड़ा कद होता है और सबसे बड़ा पद होता है बीकेयू लोक शक्ति, लेकिन आप कह रहे हैं कि बदल दीजिए तो बदल दीजिएंगे। किसान नेता से अच्छा कोई पद वैसे होता नहीं है मास्टर साहब। बाकी आपका विवेक, आप जैसा चाहें वैसा करवा देंगे। मैं एक बात जानना चाह रहा था मास्टर साहब जी, हरियाणा में चुनाव की तारीख भी बदल गई है, लेकिन क्या यह किसानों का मुद्दा हावी होगा क्या? देखो किसान का मुद्दा तो 2009 और 2024 का आप चुनाव का अंतर देख लें, क्योंकि किसान नाराज था। क्योंकि भारतीय किसान लोक शक्ति संपूर्ण रूप से अराजनीतिक है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन का ये घोषणा नहीं करता कि किसको कहां वोट देनी है, सब स्वतंत्र है, स्वतंत्रता से वोट करते हैं। लेकिन फिर भी जो किसानों का विरोध है वो कहीं ना कहीं असर डालता है, ये मैं मानता हूं। और 2024 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में इसका अंतर भी दिखाई दिया है। अब आप एक बात बताएं, सोयाबीन मध्य प्रदेश का पीला सोना कहा जाता है। गवर्नमेंट का जो कंट्रोल रेट है 4950 रुपए है और मार्केट में 3500 बिक रहा है, जो उसका लागत मूल्य भी नहीं है, जो आज से 6 साल पहले ये रेट था।
महंगाई कहाँ पहुंच गई, किसानों को 6 साल पुराना रेट मिल रहा है, हमारा पशुओं से भी उसमें नहीं, नुकसान वो रहा है। सब मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आज विषय मैं बिल्कुल कोरी राजनीति, हरियाणा की सियासत, क्योंकि विनेश फोगाट भी अब सामने आ गई हैं और बकायदा शंभू बॉर्डर पर जो है महापंचायत, और 200 दिन पूरे हुए तो वो वहां पर पहुंची। मास्टर जी, आप कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में इसका असर पड़ेगा, जो किसान पूरे डटे देश हुए में हैं। असर पड़ता है चुनाव, लोकसभा चुनाव में पड़ा, बिल्कुल पड़ा, कहाँ, सबने देखा कैसे? है। मैं उत्तर प्रदेश में आप लगा लो हाँ, क्या हालात थी, और पूरे जो देश है उसके पूरे देश का आप नक्शा निकाल लो। 19 में कितनी सीटें थी भाजपा की, आपके कितनी सीटें आई है? तो कहीं ना कहीं किसान नाराज था, नाराजगी दिखाई किसान ने। लेकिन अब मास्टर साहब ये भी तो साफ हो गया ना विनेश फोगाट के सामने आने के बाद कि अब वो राजनीति, जो आरोप लग रहे थे कि राजनीति कर रही हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, पीछे से कोई और स्पॉन्सर कर रहा है और कांग्रेस इस पृष्ठभूमि के पीछे है, तो आपको नहीं लगता कि किसानों के राजनीतिक कंधे का इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, मेरा मानना यह है कि कोई भी आंदोलन हो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आंदोलन बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और अराजनीतिक होना चाहिए। विनेश फोगाट की तस्वीरें देखी आपने जो आई हैं? राजनीतिक लगा रहता है। विनेश फोगाट की तस्वीरें देखी आपने? लेकिन वो मैं बता रहा हूं आपको, हाँ, जब भाजपा विपक्ष में थी हाँ, और जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा था तो माननीय राजनाथ जी पहुंचे थे आंदोलन में हाँ, और भरपूर समर्थन किया था किसानों का। और जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये पहुंचते हैं। लेकिन आपने तो मना किया था ना जब किसान आंदोलन बिल्कुल, चल रहा मैं तो था कि आज- कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आए इस मंच पर। मैं हम तो नहीं आज चाहते भी- कि कोई राजनीतिक मंच बने ये। मैं तो आज भी सहमत नहीं हूं। अभी तो पहली बात के विनेश फोगाट ने कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उन्हें चुनाव लड़ना लेकिन- चाहिए। नहीं, मैं नहीं कह सकता, उनका स्वतंत्र अधिकार है, वो लड़े चुनाव ना लड़ेगी लड़े, तो जीत उनका- जाएंगी लगता है आपको? अब ये तो वो जाने अपने विषय में, वो जीतती है हारती है। नहीं तो आप नहीं, किसानों का मुद्दा है और आप विनेश फोगाट वहां पर जा रही हैं और आप कह रहे हैं कि उसका असर पड़ेगा, तो फिर आप चाहेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे? मैं ये कह रहा हूँ वो उनका स्वतंत्र जीवन है, पर्सनल लाइफ है, वो क्या निर्णय लेती है, लड़ती है नहीं लड़ती, पर्सनल लाइफ है। लड़ेंगी तो और जीत जाएंगी चुनाव। हार जीत की बात यह है कि चुनाव अच्छे से अच्छा धुरंधर हार जाता है, मुख्यमंत्री हार जाते हैं, प्रधानमंत्री हार जाते हैं, माननीय इंदिरा गांधी की जमानत जब्त हो गई, किसान नेता भी बड़े बड़े जो होते हैं वो भी हार जाते हैं। वो भी हार जाते हैं। हाँ, और जो किसान नेता होते हैं उनको तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए कभी भी। उनको संपूर्ण रूप से अराजनीतिक होना चाहिए और राजनीति में भाग भी नहीं लेना चाहिए और चुनाव के समय पे ये भी नहीं कहना चाहिए किसको वोट करो किसको वोट ना करो। हाँ, अगर वो वोट में या राजनीति में हिस्सा लेते हैं तो अराजनीतिक उनको नहीं लिखवाना चाहिए, अपने संगठन के नाम से राजनीतिक शब्द हटा देना चाहिए। हमारे लिए तो खबरा खड़ा बाजार में मांगे तो सब विनेश कुछ है। फोगाट का जो महापंचायत में आना यानी आपको ठीक नहीं लग रहा मामला? अरे भाई वो स्वतंत्र है, वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन वो कोई राजनीतिक पार्टी के करीब ज्वाइन बताई नहीं जा की रही है। है। वो कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है उन्हें टिकट देने के लिए तैयार है। ज्वाइनिंग हो गई उनकी? लेकिन आपने तस्वीरें नहीं देखी हुड्डा जी के साथ उनकी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, मैं वही- देखो तस्वीर तो कोई किसी के साथ भी खिंचवा सकता है, मैं भी कहीं भी जाके राजनाथ जी से मिल सकता हूँ, अमित शाह जी से जाके मिल सकता हूँ। हाँ, हाँ। मिलने में कहीं कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, अगर मैं अमित इसलिए शाह जी अगर से, आप योगी जी- इसलिए आप एक बड़े खेल आयोजन भाई- से आते हैं और कांग्रेस के नेता आपका स्वागत करते हैं, ये भी आशी चौक जो है आपको हैरान नहीं करता? मैं ये कह रहा हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश योगी जी से जाकर के मिलता हूं और योगी जी के साथ मेरी वीडियो वायरल होती है। हाँ। तो इसका मतलब मैं भाजपा का तो नहीं हो गया। हाँ, डॉक्टर मैं कोई भी कौशिक, किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर के अपना मिल सकता है। ओके, कोई किसी की ओके, दुश्मनी मैं थोड़ी समझ है गया मुझे। सर आपकी बात, मैं समझ गया। मिल कांग्रेस ही रहे हैं, कांग्रेस ही रहे हैं। हरियाणा में ही चुनाव हो रहा है, आप कह रहे हो कि कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या निर्णय नहीं, लेती है, पर्सनल किधर लाइफ मिलती कहां है। हो जाती है? आप राजनीतिक मंच जो है उस पर नहीं जाते, लेकिन महापंचायत का हिस्सा बनते हैं और वहां पर जो ये कहते हैं कि सरकार इनकी मांगों को पूरा करे, और आप कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक बू नहीं है। खैर कोई नहीं। डॉक्टर कौशिक, हमारे मंच पर जब विपक्ष में राजनाथ जी थे वो पहुंच गए थे तो धक्का ठीक, मार के तो नहीं ओके। भेजा जाता। आप क्यों आगे? ओके, एक मिनट। डॉक्टर कौशिक, मेरी आवाज आ रही है आपको? डॉक्टर कौशिक जी, डॉक्टर कौशिक, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? कौशिक जी की आवाज नहीं आ रही, प्लीज कनेक्ट करिएगा दोबारा से। तो प्रदीप जी, किसानों का मुद्दा हावी होने वाला है
शंभू बॉर्डर पर महापंचायत, वहां पर पहुंची विनेश फोगाट और हरियाणा की चुनाव की तारीखें हो गई आगे। प्रदीप जी 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 जी, कैसा है सियासी मौसम हरियाणा का? सियासी मौसम तो हमेशा ही अच्छा रहता है सर। सियासी मौसम में कब परेशानी आती है? सियासी मौसम लोकतंत्र के लिए हमेशा अच्छा रहता है और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई सनसनी की बात नहीं है। भाई चुनावी समर है, चुनाव है तो सियासी मौसम पारा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो विनेश तो फोगाट इसमें- वाली तस्वीरें देखी आपने? अरे विनेश फोगाट एक खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं भी बहुत सम्मान करता हूं उनका। मैं उनको अपनी खिलाड़ी और राजनीति में मिक्स नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उनको किसी दूसरे नजरिए से देखूं। वो एक विजेता पहलवान रही है, बहुत से आने वाले पहलवानों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। हर खिलाड़ियों से देखिए खिलाड़ी क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस वो अपने खेल में होता है। दुनियादारी का एक्सपीरियंस एक अलग होता है, राजनीति का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। हाँ। खिलाड़ी अपने खेल में माहिर होता है, उसका एक्सपीरियंस उसके पास ज्यादा होता है और अच्छा। उसमें अगर वो गलतियां करे तो उसमें आप नॉन नुक्स निकालिए। लेकिन अगर खिलाड़ी को आप मैदान के बाहर या उसकी मैट के बाहर उससे कोई पिछली गलती हो गई है या वो कहीं कठपुतली बन चुका है या चुकी है, उसमें मीन मैक्स नहीं निकाला जाना चाहिए। कठपुतली मतलब मैं समझा नहीं, विनेश फोगाट कठपुतली बन रही है? मेरे कहने का मतलब है, देखिए मैं एक बात बताता हूँ चावला साहब, मैंने ये नहीं कहा कि विनेश फोगाट जी कठपुतली बन रही हैं। मैंने हाँ। कहा कि खिलाड़ी अपने विधा में माहिर है। जो खिलाड़ी जो इंटरनेशनल लेवल का है वो वहां पे माहिर है। बाकी दुनियादारी की बाकी बातों में उससे गलतियां हो सकती है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, गलतियां कैसी एक गलतियां? निर्णय लेने की गलतियां, प्रतिक्रिया देने की गलतियां हो सकती हैं। अब मैं हॉकी खिलाड़ी रहा हूं, बहुत सालों तक मैंने जिंदगी ग्राउंड पे बिताई है। तो आप अगर उसी उम्र के किसी दूसरे बालक के जो बाहर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वो शायद मेरे से ज्यादा लेकिन टूट प्रदीप होता। जी, विनेश फोगाट वाली तस्वीरें देखिए, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में एक तरफ तो किसान और अच्छी खासी किसानों की आबादी और दूसरी तरफ विनेश फोगाट शंभू बॉर्डर पर पहुंच रही है जहां पर किसान 200 दिन से धरना दे रहे हैं। उनकी स्वतंत्रता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन तो किया नहीं जा सकता। वो एक मतदाता है देश की, एक खिलाड़ी होने के नाते के साथ ही साथ उनकी एक स्वतंत्र विचारधारा है। हाँ। तो उस पे टिप्पणी करना या उसको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखना या जो भी उनका इतिहास रहा हो, मैं इस पे अगर मैं मेरी अगर विवेकशीलता से बात करें तो खिलाड़ी का जीवन मैदान के बाहर भी होता है, जहां पे दुनिया की दुनियादारी सीखता समझता है। खेल की उम्र जो है 30 साल से ज्यादा की नहीं होती ज्यादातर इंडिविजुअल टीम खिलाड़ियों में, क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो खिलाड़ी जब अपना नया जीवन स्टार्ट करता है तो वो परिप्रेक्ष्य दूसरा होता है और उसके पहले जो खिलाड़ी होता है, मैं तो आपको लगता है कि विनेश फोगाट अगर चुनाव लड़ती है, जैसे कि माना जा रहा है कि वो कांग्रेस जो है दिलचस्पी दिखा रही है उनको टिकट देने में, आपके लिए कोई दिक्कत हो सकती है? क्योंकि एक तरफ पहलवानों वाला मुद्दा जो दिल्ली में हुआ और दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों वाला मुद्दा, ये दोनों एक तीर से दो शिकार करने वाली कोशिश हो रही है। नहीं चावला साहब, देखिए कोई खिलाड़ी स्वतंत्र है किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, कोई राजनीतिक दल स्वतंत्र है किसी को भी अपनी पार्टी में बुलाने के लिए। संभावनाएं और हकीकत, संभावनाएं हकीकत से पहले की होती हैं। तो जब वो टिकट लेके चुनाव लड़ेंगे तब आप चर्चा करेंगे तो ठीक है, मुझे बात समझ में आती है। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है उनका जाना। भाई तो ये आप तो खिलाड़ी रहे, मैं खिलाड़ी की भाषा में ही बात कर रहा हूं, ये वार्म अप तो नहीं हो रहा? अरे सर वार्म अप करने दीजिए। कभी कभी खिलाड़ी ग्राउंड पे केवल वार्म अप करता है, स्ट्रेचिंग करता है, वापस घर चला आता है, प्रैक्टिस भी नहीं करता, खेलता भी नहीं। अच्छा, तो आपको ये लग रहा है कि ये वार्म अप करके वापस चले जाएंगे? अब सर मुझे लग नहीं रहा है। आपने खिलाड़ी की भाषा पूछी तो मैंने खिलाड़ी की भाषा बता दी। कभी कभी होता है कि भाई हमारा स्केड्यूल न टूटे, हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ग्राउंड पे गए, दौड़े, अपनी कैपेसिटी 40-45 मिनट तक दौड़े, थोड़ा स्ट्रेचिंग की, एक्सरसाइज की, वापस आ गए, गेम में नहीं उतरे। लेकिन नेट प्रैक्टिस के दौरान उदाहरण के तौर पर अगर कोई अच्छी गेंद आ जाए तो फिर मौके पर चौका भी तो मारा जा सकता है। सर नेट प्रैक्टिस में बाल तो चौके तक जाती नहीं, पहले नेट में ही उलझ के रह जाती है और दूसरा नेट प्रैक्टिस नहीं, अगर स्टेट ड्राइव मारो तो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अरे भाई खिलाड़ी है, नेट के अंदर प्रैक्टिस करेगा, वो चौका क्या छक्का मारे, लेकिन बॉल तो नेट के अंदर ही रहेगी ना। नहीं, नेट के अंदर नहीं रहेगी। अगर स्टेट ड्राइव मारोगे तो सीधी निकल जाएगी बॉल। अरे सीधी निकलेगी तो जाने दीजिए, वो तो प्रैक्टिस है ना। वो तो अपने आप को शार्पन कर रहा है खिलाड़ी, अपनी धार को। आज प्रदीप जी कुछ बदले से लग रहे हैं, डिफेंसिव वाला मामला लग रहा है। क्या बदले से क्या? आप क्या चाहे मैं चिल्ला के बोलूं तभी आप मानेंगे? बात चिल्लाने की नहीं है, आज लग रहा है कि विनेश फोगाट को लेकर मामला कुछ डिफेंसिव है?
फ्रंट फुट पर खेलने वाला अगर बैक फुट पर खेलने लगे ना कौन सी तो कुछ बदला सा है। चावला साहब सुनिए, चावला साहब देखिए, अगर मैंने किसी खिलाड़ी को, अगर आप बोलते कि मैं थोड़ा जजमेंटल होकर के, मैंने न्यूट्रल होकर के बात कही है, मैंने किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं मैं वही कह रहा हूं कि अक्सर फ्रंट फुट पर खेलने वाला खिलाड़ी बैक फुट पर अगर खेल रहा है तो इसका मतलब कुछ है। सर 8:22 हुए हैं, 9 बजे तक प्रोग्राम है, मैं कब फ्रंट फुट पे आ जाऊंगा आपको पता लग ही जाएगा। चलने दीजिए, अभी तो कार्यक्रम 1 घंटा, अभी आधा घंटा और बाकी है। लेकिन देखिए खिलाड़ी के नाम पे मैं आपको बता दूं सर, चलिए ठीक है, मैं भी कुछ कर बचा के रखता हूं आपके लिए। मैं स्तरीय खिलाड़ी हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूं, मैं तभी उसी भाषा में बात कर रहा हूं सर आपसे। मैं उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहता हूं अपने राजनीतिक जीवन में। मैं समझ गया, आपने इन स्विंग अच्छी खेली है, अब कुछ देर के बाद यॉर्कर और आउट स्विंग का भी यूज करेंगे। ओके, डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरी आवाज आ रही है सर अब आपको? जी आ रही है आवाज। ये हरियाणा चुनाव है, इतना तनाव है, और देखिए प्रदीप जी पानी पी रहे हैं, अभी पानी पी पी कर कोसेंगे कह रहे थे, लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा हूं, ये विनेश फोगाट की एंट्री क्या लग रहा है आपको? नहीं, विनेश फोगाट की एंट्री क्या आपने देखा नहीं? हाँ। खिलाड़ियों की एंट्री रही है देश की राजनीति में। अभी आपने दिल्ली के लोकसभा चुनाव में नहीं देखा, एक सांसद भी बन गए थे, फिर दोबारा उनको टिकट नहीं दी गई। हाँ। कुछ राज्यसभा में भी हैं। हाँ। तो ठीक है, खिलाड़ी भी इस देश के नागरिक हैं, नहीं उनकी भी वो विचारधारा बन तो होती जाते, है। फिर होता यह है कि कमेंट्री बॉक्स के बाहर ज्यादा निकलते नहीं है खिलाड़ी। नहीं देखो, जब विचारधारा में जब चीजें आती हैं निश्चित हाँ। तौर से तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। अभी कोई भी बयान देंगे तो निश्चित तौर से देश उनके साथ होगा। जब आप मास्टर किसी साहब कह पार्टी रहे को हैं ज्वाइन हरियाणा करें, में किसानों वाला मुद्दा छाएगा। नहीं अब ये तो देखो समय बताएगा, सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को लेकर के लगातार संपर्क में है और समीक्षा उसकी चल रही है। लेकिन जो किसानों की बातें हैं निश्चित तौर से वो माननी चाहिए, मानने लायक जो बातें हैं। किसान क्यों बेचारा सड़कों पे आएगा, क्यों जाके धरना देगा? लेकिन ईमानदारी पूर्वक कि केंद्र सरकार को देखना पड़ेगा कि पिछली बार जब धरना प्रदर्शन खत्म हुआ तो किसानों से कुछ वायदे प्रधानमंत्री जी ने किए थे, वो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी आज तक कहां पहुंची इसकी स्थिति कम से कम वो तो किसानों को बताना चाहिए ना। अब देश का प्रधानमंत्री कुछ कहे और किसान उस पर भरोसा करें और फिर बाद में देखा जाए कुछ हुआ ही नहीं, तो निश्चित तौर से किसान को तो मजबूर होना ही पड़ेगा सड़कों पे आने के लिए। हाँ। तो आपको लग रहा है कि हरियाणा में किसानों वाला मुद्दा छाएगा? जो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि भाई एक तरफ किसानों वाला मुद्दा हुआ और दूसरी तरफ पहलवानों वाला मुद्दा हुआ, लग रहा है आपको कुछ असर डालेगा? पहलवाने वाले मुद्दे की अब क्या राजनीतिक रंग दिया जाएगा, लेकिन जिस मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर एफआईआर हुई और माननीय उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में जो सारा प्रकरण है, तो निश्चित तौर से उस पर राजनीति मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, किसान इसी धरना प्रदर्शन, इसी विश्वास पर उठे थे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था, जो वायदा किया था। अब वो विधानसभा का चुनाव है, तब भी जब आपने तीनों बिल वापस लिए तब भी कई राज्यों के चुनाव थे, तो अभी तो विधानसभा का चुनाव वोटिंग में समय है ना। अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से क्या रहता है, लेकिन आज की यदि हम समीक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से कुछ किसान लोग, कुछ किसान संगठन या धरने पर बैठे हुए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री को उस पर विचार करना। मैं रतन जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मास्टर जी ये लाइव में कमेंट आ गया, मैं जल्दी से ये कह रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पे गए थे या आप नहीं गए थे? नहीं, मैं ये कह कि पहली बात तो माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के ऊपर पाबंदी हो सकती है कि धरने पर ना जाए, आंदोलन में ना जाए। मैं तो कह रहा हूं जो बीजेपी के जो पदाधिकारी है, जो संगठन के पदाधिकारी है, उनको भी धरने पर जाना चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों को सह सम्मान मेज पर बुला करके उनको पूछना चाहिए। वो किसी की राजगद्दी नहीं मांगते, छोटी छोटी मांग होती है। जैसे नहीं, मैंने पूछा है शंभू बॉर्डर गए थे आप? एक मिनट बात सुन लो, गया था मैं ये कह रहा हूं, मेरा समर्थन भी है, आपका समर्थन है। तो ये कह रहा हूं क्या एमएसपी नहीं, जिस तरह से जिस तर्ज पर आप लोगों ने पहले धरना प्रदर्शन किया और चुनाव नजदीक था, लेकिन उस तरह का माहौल बना नहीं पा रहे आप लोग। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, माहौल बनाने की जरूरत नहीं, धरना प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं। सरकार ने 5,000 के लगभग 50 रुपए कम 5,000 सोयाबीन की एमएसपी घोषित की और मध्य प्रदेश का पीला सोना 3500 रुपए में बिक रहा है और सरकार कह रहे हैं हम एमएसपी दे रहे हैं। तो कहां मिल रही है एमएसपी?
किसान रो रहा है, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। पहले आवारा पशुओं की इतनी परेशानी है कि वही हमने कहा था एक मिनट रतन जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है, एक सेकंड रतन जी, ऑडियो आ रहा है। तो हरियाणा चुनाव में आप खिलाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तिलक जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। मैं काफी समय से तीनों मित्रों को सुन रहा था जी। देखिए, राजनीति का इस्तेमाल कौन करता है ये पूरे देश ने देखा है। आप जिस प्रकार ये जानते हैं कि गंभीर जी को दिल्ली का लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, हरियाणा में आपने देखा, उत्तर प्रदेश में देखना, राजस्थान में देखा, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों का राजनीतिक उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करती है। आपने खिलाड़ियों को कभी चुनाव में नहीं उतारा? नहीं, हमने भी उतारा है, लेकिन खिलाड़ी भी तो जनप्रतिनिधि हो सकते हैं ना, खिलाड़ी बिल्कुल हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमने भी उतारा है। उस लड़की का शोषण हुआ है राजनीतिक तौर पे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस खिलाड़ी का ऐसा शोषण किया है, पूरे देश में देखा है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया है, वीरेंद्र हुड्डा जी ने बड़ा दिल दिखाया कि मैं अपनी राज्यसभा की सीट आपको छोड़ दूंगा, अगर उन्हें चुनाव लड़ाने का भी अगर कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है तो उसमें बुरा क्या है। अगर किसी महिला को सशक्त बनाया जाए, किसी महिला को अगर सम्मान देने की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को खुश होना चाहिए, उन्हें खुशी दिखानी चाहिए, उनको कहना चाहिए कांग्रेस पार्टी बधाई की पात्र है। तो यानी कुल मिलाकर राजनीति कर रहे हो ना आप? बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति समझती है तो उसे राजनीति समझ सकती है। तो पहलवानों के मुद्दे को बनाने की कोशिश, किसानों के मुद्दों को बनाने की कोशिश, यही है ना आपके असली एजेंडा? तिलक जी बिल्कुल नहीं। रतन जी, तो भरा सकती है, बीजेपी क्यों नहीं भरा रही किसानों के मुद्दों को? रतन जी, ऑडियो आ रहा है मेरा? पाबंदी है। रतन जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, प्लीज कनेक्ट करिए। बोलिए मास्टर जी, आप बोलिए, फिर उसके बाद डॉक्टर कौशिक आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है कि तुम किसान के मुद्दे को ना भुनाओ। हाँ। वो भी तो भुना सकते हैं किसान के मुद्दे को। वो धरने पे जा भी सकते हैं, वो मेज पे अपनी सरकार के खिलाफ धरना देंगे क्या मास्टर साहब? वो कांग्रेस को मौका ही क्यों देते हैं किसानों का मास्टर मुद्दा साहब, वो भुनाने अपनी सरकार के खिलाफ धरना देंगे क्या? अरे मैं धरना ना दें, वहां जाकर के किसान की पीड़ा पूछ तो सकते हैं, मेज पर बुला करके बिठा सकते हैं, किसान के मुद्दे को भुना सकते हैं। हरियाणा में तो किसानों के लिए पूरा खजाना खोला हुआ है बीजेपी सरकार ने। मैं ये कह रहा हूँ, पूरे देश का अन्नदाता खून के आंसू रो रहा है। आज मध्य प्रदेश के किसान को देख लो, सोयाबीन की क्या हालत है, जिसको पीला सोना कहते हैं। क्यों नहीं सरकार उसको कंट्रोल रेट पे खरीद के निर्यात खोल देती है इसका? क्यों नहीं उसको किसान को पूरा मूल्य मिल रहा भाई? क्यों नहीं ऐसा का नहीं? तो फिर अगर एक तरफ आप कह रहे हो कि हरियाणा चुनाव में इसका असर भी पड़ेगा, तो फिर आप पूरे देश में पड़ता है। नहीं, आप जो पक्ष नाराज होगा, जिस पक्ष को सरकार नहीं सुनेगी, तो लोकतंत्र में उस पर वोट का सबसे बड़ी पावर। किसान संगठन एक नहीं है, अगर आप जैसा कह रहे हैं, तो हरियाणा में आप वो माहौल ऐसा क्यों नहीं बना पा रहे? कौन? आप। अरे माहौल को मैं कह रहा हूं कि हमको राजनीति से दूर रहना चाहिए। हमको किसी भी पार्टी का ना सपोर्ट करना चाहिए ना विरोध करना चाहिए, अगर हम राजनीतिक हैं। लेकिन कोई पक्ष अगर नाराज है तो वोट से बड़ा उस पर हथियार नहीं है नाराजगी जाहिर करने का लोकतंत्र में। वो किसी के पक्ष में हो सकती है, किसी के विपक्ष में हो सकती है। कल को कांग्रेस हमारा उत्पीड़न करेगी तो यही कोई हमारी मौसी के बेटे थोड़ी लगते हैं। हमारी कांग्रेस से भी कोई रिश्तेदारी नहीं है। लेकिन आप कांग्रेस कांग्रेस शासित प्रदेशों में आप धरना नहीं देते हो ना? अरे कांग्रेस ने कौन सा किसानों का भला किया है भाई? कांग्रेस भी तो 60-65 साल सत्ता में रही, 7 साल। जब कौन सा किसान? तो फिर कांग्रेस जहां पर है, जिन राज्यों में कांग्रेस है, वहां धरना क्यों नहीं देते आप? अरे मैं तो कांग्रेस से कह रहा हूं, जिन राज्यों में कांग्रेस है वो एमएसपी गारंटी कर दे। अगर एमएसपी गारंटी नहीं, तो आप पंजाब क्यों नहीं जाते? पंजाब का रूट भी तो वही है ना, हरियाणा से पंजाब भी कभी प्रदर्शन करिए। नहीं, पंजाब में तो आम आदमी की पार्टी है। हाँ, तो वहां पे भी तो मांगिए ना सर, एमएसपी वो भी तो देंगे ना आपको। अरे मैं तो कह रहा हूं, जो भी किसान की हितैषी पार्टी हो और जिस प्रदेश में भी उसकी सरकार हो, उसको अपने राज्य में एमएसपी गारंटी कानून ला देना चाहिए। ये वाकई कौशिक जी मुद्दा बना लोकसभा चुनाव में या फिर नहीं? और दूसरी तरफ ये जो दावा किया जा रहा है कि नहीं, हम सभी किसान संगठन एक साथ हैं, एकजुट हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं, दिखाई देता है आपको कौशिक जी? देखो, किसान संगठन जिस चीज की मांग कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है।
और किसान नेता जो ऑफ कैमरा मानते भी हैं, और जो भी इस तरीके की एमएसपी पे कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो इस देश के किसानों को गर्त में ले जाना चाहते हैं। आप सरकार को व्यापारी क्यों बनाना चाहते हैं? सरकार आपका माल खरीदे और बेचे, ये सरकार का काम है क्या? कौन खरीदेगा? एक ऐसा व्यवस्थित पैदा कौशिक जी, फिर कौन खरीदेगा? फिर जिम्मेदार है? कौन व्यापारी खरीदेगा? व्यापारी कौन खरीदेंगे। जिम्मेदार है कि अगर सोयाबीन की कीमत नहीं मिलती है तो? व्यापारी, अरे अब आप बताइए, सोयाबीन हो या सरसों हो या गेहूं हो या बाजरा हो, सरकार क्यों खरीदेगी? क्या कौन खरीदेगा? जो प्रोडक्शन, सुन लीजिए ना, जो सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है सरकार खरीदती है क्या? सरकार को व्यापारी, सरकार की कोई दूसरी जिम्मेदारी सबसे नहीं महत्वपूर्ण किसान बात, के प्रति। ये किसान एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है फिर इसका मतलब? फिर क्यों घोषित करते हैं? घोषित ही ना करें, एमएसपी की घोषणा करनी बंद नहीं कर तो दो। फिर ये सरकार ने नियम क्यों बना रखा है कि एमएसपी इतनी मिलेगी आपको? नहीं, क्यों घोषित करते हो? एमएसपी घोषणा ही ना करो। एमएसपी पे जो कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम एमएसपी की घोषणा नहीं करते हैं भाई। सुन लीजिए ना, एमएसपी पे रेट निर्धारित करना और एमएसपी पे कानून बनाना, दोनों में अलग डिफरेंस है, अंतर है। तो एमएसपी पे जो रेट घोषित करोगे, खरीद नहीं करोगे उस रेट? सुन लीजिए ना, एमएसपी पे ये चाहते हैं कानून ऐसा बने कि उस रेट से नीचे यदि किसी व्यापारी ने सामान खरीदा तो उसको जेल होगी और जुर्माना होगा। अब आप मुझे ये नेताजी बताएं बैठ करके, किसान नेताजी बैठे हुए हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सोयाबीन की कीमत कम है और आपकी ज्यादा है, तो यहाँ का जो बड़ा व्यापारी है वो वहां से खरीदेगा कि यहाँ से खरीदेगा? नहीं तो बोनस दे दो। अरे गवर्नमेंट के बाद भाई सरमाएदारों को आप लोन माफ कर सकते हो, तो सोयाबीन पे बोनस दे दो। एमएसपी पे कानून की बात कर रहा हूं मैं। यदि आपको अंतरराष्ट्रीय मार्केट देखना पड़ेगा ना, कि कोई भी सामान की कमी होती है या ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो निर्यात करेंगे या आयात करेंगे। तो जब हमारे यहाँ देश में किसान ही दोषी है, किसान को उसकी फसल का लागत मूल्य नहीं मिलता, किसान घाटे की खेती करता है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। नहीं कौशिक जी, अगर किसान अपने हक की मांग कर रहा है और सरकार से गारंटी चाह रहा है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? मैं इसको हक मानने तैयार नहीं हूं। क्यों? आप किसान संगठन सामने बैठे, एक ब्लूप्रिंट ऐसा बनाए हैं कि सरकार नहीं, एमएसपी हक नहीं है किसान का। सोयाबीन से बने हुए प्रोडक्टों के दाम क्यों नहीं गिरे? अब आप सोयाबीन से दूध बनता है उसके दाम क्यों नहीं गिरे? लेकिन सोयाबीन की बड़ी होती है उसके दाम क्यों नहीं गिरे? सोयाबीन से तेल बनता है उसके दाम क्यों नहीं गिरे? जो प्रोडक्ट सोयाबीन से बनते हैं उनके रेट डाउन क्यों नहीं हुए? पूछ रहा हूँ कि सोयाबीन की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कम है और मध्य प्रदेश में ज्यादा है, तो कहां से व्यापारी खरीदेगा? सरकार किसको बांटेगी? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सरकार खरीदे ना जब कंट्रोल रेट घोषित किया है तो। नहीं, कंट्रोल रेट पे खरीदे, लेकिन आप कानून चाहते हैं। अरे सरकार खरीद के दिखा देना। व्यापारी ने कम कीमत पे खरीदा तो आप उसको सजा के प्रावधान की जुर्माना की आपको बात कर रहे हैं। जानकारी नहीं है, मेरे पास पूरी जानकारी कर लो। पिछली बार गेहूं की खरीद किसानों से जबरदस्ती की सरकार ने। किसानों के घर जाकर के नहीं, आपको सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं के रेट एमएसपी से ज्यादा बिक रहा था मार्केट में और सरकार को गन्ना पहुंच नहीं रहा था। जब सरकार किसानों से जबरन गेहूं खरीद रही थी, पाबंदी लगा रही थी, मार्केट में नहीं जाओगे आप, प्राइवेट मार्केट में नहीं जाओगे, वो किसानों ने मान लिया। अरे सरकार ने तो पाबंदी लगाई, किसानों ने माना। किसानों की क्या प्राइवेट बाजार में जाकर के गेहूं नहीं बेचोगे? एक मिनट किसान का एग्जाम्पल मुझे आप दे दीजिए, तो सरकार ने उसको रोका कि मार्केट में नहीं बेचो का। एक मिनट रतन जी जुड़ गए। रतन जी, ऑडियो आ रहा मेरा? रतन जी का ऑडियो नहीं आ रहा। एक मिनट, आ रहा हूं, विषय से भटक रहे हैं, एमएसपी आज विषय नहीं है। लेकिन एक बात प्रदीप जी, जब चुनाव आता है ये बार बार किसान और किसान आंदोलन का जिक्र किया जाता है, क्या ये बीजेपी की कमजोर नब्ज है जिसे दबाने की बार बार कोशिश हो रही है? सर देखिए, अगर इस हिसाब से कहा जाए तो जो अफवाह फैलाई गई थी कि संविधान खतरे में, वो भी कमजोर नब्ज होनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ क्या? हम तो एकदम जैसे पहले थे उसी तरह से अभी भी फेस करते हैं। तो ये किसान जो धरना दे रहे हैं 200 दिन से, वो कौन है फिर? आपने बोला था आप बुगली मारेंगे, मैं इसका बताता हूँ। इसका देखिए, जो किसान लाल किले पे चढ़े थे, जो लाल किले पे झंडा बदलना चाहते थे, आप उनको भी किसान मानते हैं क्या? वो किसान नहीं थे, पहली बात। आप उन्हें किसान मानते हैं? नहीं, मैंने तो पूछा ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने तो बता दिया वो किसान नहीं थे किसी भी सूरत में। किसान ऐसे होते ही नहीं है। किसान तो किसान का मतलब समझते हैं आप?
किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं है। अगर आपने ये सवाल पूछा तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं आपको फिर बता रहा हूं आपको। आप सुनिए ना सर, आपने कहा किसान थे वो। किसान पहली बात सिर्फ अन्नदाता नहीं है, किसान वो है जो सरहद पे खड़ा है ना सर, जवान। किसान का बेटा जवान है सर, किसान का बेटा जवान है, वो है किसान। तिलक जी मैं भी बता रहा हूं। तो ये किसान की तुलना मत करिए वो दर से। आप किसको मानते हैं, जिनकी जो 2 एकड़ से नीचे है या जिनके पास मर्सिडीज? सर मैं तो 2 एकड़ और मर्सिडीज वाले चक्कर में जा ही नहीं रहा। वो आपकी सोच होगी, किसान है। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि जो धरने पर बैठे हुए हैं वो कौन है? कौन है सर वो? फिर से एक बार प्रश्न फिर से कौन? वो जो 200 दिनों से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए हैं वो कौन से किसान है फिर? वो वाले किसान जो कंगना राव बता रही है? नहीं, एक पंजाब और हरियाणा के किसान है, यूपी में भी किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, राजस्थान में भी किसान है, बिहार में भी किसान है, और वहां की सीमाएं भी आती है दिल्ली के पास। इन बॉर्डरों पे तो कोई नहीं बैठा हुआ है। इन बॉर्डरों पे भी कोई बैठा है? राजस्थान का किसान आगे बैठा हुआ है क्या वहां पे? अच्छा, और जो 700 किसान जो दावा किया जाता है किसान संगठनों की तरफ से, जो अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए थे, जिनकी मृत्यु हुई किसान आंदोलन के दौरान, वो क्या था? सर दावा किया जाता है, जांच हुई क्या? मैं भी तो आंकड़ा है आपके पास? मैंने क्या कहा कि वो हरियाणा और पंजाब के किसान हो सकते हैं। अच्छा। दिल्ली को और भी जगहों से दिल्ली के लिए तो ये 200 किसान बैठे हुए हैं धरने पर शंभू बॉर्डर में, वो कौन है? वो किसान है। आप तो बता रहे हैं कि वो किसान है। तो आप किसान मानते हैं ना सर? पंजाब हिचकिचा क्यों? सर नहीं सर, देखिए किसानों के भेष में आए हुए दंगाइयों के कारण से बहुत लोगों का भरोसा उठा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, किसान का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मेरे बाप दादा भी किसान है, हम भी शहरी नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा व्यापार है, हम भी उसी घर से आते हैं। मैं उस समय इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपका फ्लो टूट जाता। मुझे ऐसा, मेरी ऐसी कोई नियति नहीं है कि मैं आपके बढ़ते हुए फ्लो को मैं रोकूं। मैं सीधी से बात कर रहा हूं। तो आपने पूछा वो किसान है, मैंने कहा पंजाब हरियाणा के किसान है, इस देश में राजस्थान में भी किसान है, मध्य प्रदेश में भी किसान है, महाराष्ट्र में भी किसान है, उत्तर में। जी, किसान की भेष में कौन आता है? नहीं, एक बार सर आवाज फिर से पूछिए। क्या किसान की भेष में भी कुछ लोग आ जाते हैं? हाँ, वो किसान के भेष में ही आए थे जो लाल किले पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे ट्रैक्टरों को लेकर के, और जो झंडे को तोड़ने की कोशिश की थी। दिल्ली पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि वो असली किसान है। अब कुल मिलाकर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये किसानों का असर कुछ दिखाई देगा हरियाणा चुनाव में? देखिए सर, किसान अन्नदाता है और उसका असर सबके पेट तक पहुंचता है। तो चुनाव कौन सी बड़ी चीज है, असर तो होगा ही होगा। विनेश फोगाट लेकिन जो कोशिश कर रही हैं। अरे सर, आप बार विनेश, एक उनका इवेंट हो गया, वो आ गए, उनको सम्मानित कर दिया किसानों ने। अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि वो पहलवान बनी रहेंगी, कि किसान बनेंगी, कि राजनेता बनेंगी। अभी कुछ क्लियरिटी आनी चाहिए ना। तो अगर किसानों की बात कर रहे हैं तो किसानों की बात तो मैंने कह दी कि नहीं, तो विनेश फोगाट जो है वो तो राजनीति में आना चाह रही हैं, जो संकेत मिल रहे हैं। जिस तरह से आप इवेंट की बात, सर एक ही नेटवर्क पे 2 अलग अलग मोबाइल में टावर कभी 1 और कभी 4 होते हैं। हो सकता है आपको ज्यादा संकेत मिल रहे हो कि वो किसान बनने वाली है, हो सकता है कांग्रेस को फुल टावर आ रहा हो कि किसान बनने वाली, नेता बनने वाली है, हो सकता है कि लोकदल को लग रहा हो कि नहीं वो तो किसान नेता ही बनेंगी। हमें टावर नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा व्यक्तिगत तौर पे वो क्या करेंगी, मैं कैसे उनका प्रवक्ता बन सकता हूं? अच्छा, तो मैंने उनको मतलब वहीं छोड़ दिया है। नहीं, मैंने कहा मतलब रॉन्ग नंबर टाइप का मामला है। तो उनका रॉन्ग नंबर सर किसी का राइट नंबर हो जाए, मेरे को उससे क्या लेने देना? हमें एक मतदाता को या एक चुनाव, विनेश फोगाट के आने से कुछ असर नहीं पड़ेगा हरियाणा चुनाव में? सर पहले ये निर्धारित कर लिया जाए कि वो पहलवान बनी रहेंगी, कि वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों प्रयास करेंगे, कि वो रेलवे जहां भी नौकरी करती है वहां वो नौकरी। विनेश फोगाट के नाम ले रहा हूं बार बार। अरे सर, मैं परेशान कहाँ हो रहा हूं? मैंने तो कार्यक्रम के शुरुआत में बहुत सम्मानजनक स्थिति में उनको रखा, और अभी भी सम्मानजनक स्थिति में है वो। तो एक खिलाड़ी नौकरी भी करता है, तो अगर वो नौकरी छोड़ के आते हैं नेतागिरी करने के लिए तो स्वागत है। नहीं, तो फिर ये भी तो होगा कि पहलवानों वाला मसला भी उठेगा, बृजभूषण का जिक्र भी होगा। अरे सर, वो सारी चीजें तो अदालत के उसमें है ना, सब जुडिस है ना, ठीक, न्यायालय के अंदर चल रही है ना, तो आ जाने दीजिए फैसला। न्यायालय पे भरोसा बनाए रखते हैं 100% वाला। ओके, वरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए। वरुण मिश्रा जी शॉर्ट नोटिस पर आए हैं। थैंक यू सो मच। वरुण जी, एक बात जानना चाह रहा था, कुल मिलाकर विनेश फोगाट को अब जो है सियासी दंगल में उतारने का मन बना लिया कांग्रेस ने, नहीं? देखिए, उनको सियासी दंगल में आना है कि नहीं, ये तो विनेश फोगाट जी तय करेंगी। ये सच है कि हम देश के खिलाड़ी के साथ खड़े हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब
विनेश फोगाट जी 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से मेडल वाली तालिका में नहीं पहुंच पाई। और मुझे लगता है देश को भी बहुत दुख हुआ होगा, और बहुत ज्यादा दुख उस समय हुआ जब दूसरे ही दिन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने बताया कि 17 लाख रुपए विनेश फोगाट जी के ऊपर सरकार ने खर्च किए। उन्होंने एहसान जता दिया कि सरकार ने इतने पैसे। अच्छा, तब दुख नहीं होता जब किसानों को आपके राज्य में एमएसपी नहीं मिलता? नहीं, देखिए ऐसा है, एमएसपी सबसे ज्यादा अगर एमएसपी की हितैषी कोई सरकार रही है तो वो कांग्रेस की सरकार रही कैसे? है। आप इतिहास उठाकर देखिए। नहीं, इतिहास नहीं, अभी हाल ही की बात करते हैं। इतिहास में तो बहुत कुछ छिपा हुआ है कि एमएसपी कानून ही नहीं लेकर आया आप, है ना? बिल्कुल, हम इस बार हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले एमएसपी पर ही कार्रवाई होगी। आदरणीय राहुल नहीं, जब आएगी तो फिर जातीय जनगणना भी करवाना और फिर एमएसपी देना, लेकिन अभी है नहीं, जिन राज्यों में है वहां कर सकते हो। जब आएगी तो फिर आप देख लीजिएगा क्या क्या। नहीं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मास्टर स्वराज से पूछवा देता हूं, वहां कोई समस्या नहीं है जिस राज्य में है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया था, पहले भी कहा था कि पार्टी को कांग्रेस की सरकार है, वहाँ किसान कुचले नहीं जाते, वहाँ किसानों को आतंकवादी नहीं कहा जाता, वहाँ उनको समर्थन मूल्य मांगने पर गाड़ियां नहीं चलाई जाती, हम अपने स्टेटों में प्रताड़ित नहीं किया जाता, उनको आतंकवादी नहीं कहा जाता, उनको बलात्कारी नहीं कहा जाता। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ किसानों का सर्वाधिक सम्मान है। एमएसपी मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ देख लीजिए। अच्छा, बीजेपी शासित राज्यों की अपेक्षा मास्टर जी, मैं अभी आंकड़ों का जिक्र बाद में करूंगा। मास्टर जी वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं एमएसपी। नहीं, मैं सिर्फ इनसे एक प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ। जिन स्टेटों में कांग्रेस सरकार फुल बहुमत से है, और वैसे भी कहते हैं कि एमएसपी राज्य का मामला है, तो उन स्टेटों में एमएसपी गारंटी कानून कांग्रेस बना दे। अगर कांग्रेस शुरुआत करेगी तो, और क्या आम आदमी है, क्या भाजपा? नहीं मास्टर जी, मैंने उसे बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसे ही वरुण जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हो, हर चौराहे पर, हर मंच पर, हर चौक चौराहे पर कह रहे हो कि जातिगत जनगणना, ऐसे सर्वे भी करवा सकते हो आप अपने राज्यों में। वो वैसे ही कर्नाटक में हुआ है, कम से कम बीजेपी शासित राज्य इतना तो वरुण जी, वो कर्नाटक में जो हुआ है ना, वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। वो दूसरा विषय जारी हुआ, दूसरा विषय, तीसरा विषय नहीं है। ऐसे तो 2011 में जनगणना हुई है। कम से कम सर्वे करने का। ये गेम मेरे साथ मत खेलिए वरुण जी, ये गेम मेरे साथ मत खेलिए, ये गेम मेरे साथ मत खेलिए। अगर इतनी हिम्मत है तो आंकड़े जारी कर दो, इतनी हिम्मत है तो कर्नाटक की आंकड़े जारी करो। किसी एक राज्य में सर्वे करा और एमएसपी दिला दो, एमएसपी कराओ, अभी एमएसपी कराओ, एमएसपी 20 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, किसी एक राज्य में कह दीजिए वो नहीं कर रहे, आप करके दिखा दो ना। हमने करके दिखाया ना, हमने सर्वे किया जातिगत परिवारों की। अगर किसी ने किया अपने स्टेटों में किसान कितना आर्थिक है, कितना नहीं है, आर्थिक गणना की भी आवाज उठाओ कि किसानों की आर्थिक गणना होनी चाहिए। किसान कितनी घाटे की खेती कर रहा है, अपने स्टेटों में जहाँ सरकार है वहाँ एमएसपी गारंटी कानून बनवा दो। नहीं, मैं सहमत हूँ, होना चाहिए। एमएसपी दे रहे हो आप अपने राज्य में, किसानों का आर्थिक सर्वे होना चाहिए अपने राज्य, और एमएसपी पर कानून भी बनना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। खटाखट जिस दिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन एमएसपी पर कानून लागू होगा। एक मिनट, वरुण जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में आएंगे तभी किसानों को एमएसपी दिला पाएंगे, राज्य में रहकर नहीं दिला पाएंगे। नहीं दिला पाएंगे। किसान अगर केंद्र में आएंगे तो खटाखट एमएसपी दिलाएंगे, लेकिन राज्यों में रहकर नहीं दिला पाएंगे। केंद्र सरकार फंड रोक देती है, हिमाचल को सब जानते हैं कि देखिए कौशिक जी मुस्कुरा रहे। कौशिक जी यही दिक्कत है कांग्रेस के साथ, हुआ राज्य है, समस्या यही है। पुरानी पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है और केंद्र सरकार बजट नहीं दे रही है। हाँ, देखा मैंने हिमाचल में कहानी गड़बड़ा गई है, सब गड़बड़ा गया मामला हिमाचल में। गड़बड़ा नहीं गया, मुख्यमंत्री परेशान हो गए। कौशिक जी, पहले आप सियासत करेंगे किसानों के नाम की, लेकिन उदाहरण नहीं देंगे। खटाखट नहीं, मैंने उदाहरण दिया आपको। खटाखट एक उदाहरण दीजिए ना किसी राज्य का, और दावा रखता हूं मैं आपसे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। और मास्टर स्वराज बैठे हुए हैं, अगर कहीं पर एमएसपी C2+50 दे रहे हो तो बोलो। देखिए आप बोलिए ना, दे रहे हो C2+50। मेरी बात सुनिए। आज मैं इस डिबेट में बिना किसी तैयारी के शामिल हुआ, अभी शॉर्ट नोटिस पर आपके यहाँ से फोन आया तो मैं शामिल हुआ। मुझे इस बारे में जानकारी थी किस विषय पर यह डिबेट हो रही है। आप मुझे अगर अवसर दीजिए, कल ये डिबेट रखिए, और अगर मैं सारे आंकड़ों सहित आपको सारी बातें नहीं बता दूंगा तो आप बताइएगा, फिर दोबारा आपके यहाँ डिबेट पर नहीं आऊंगा। वरुण जी, आप जैसा काबिल प्रवक्ता अगर ये बात बोले कि मुझे विषय की जानकारी नहीं थी, तो फिर थोड़ा सा पीड़ा होती है मुझ जैसे व्यक्ति को
है ना? अब क्या कहें आपको, मैं तो शॉर्ट नोटिस पर अभी जब नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे, लेकिन कौशिक जी पहले आप, फिर उसके बाद प्रदीप जी और मास्टर जी आपके पास आ रहा हूं। कौशिक जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं इसमें कोई तैयारी करने की जरूरत थोड़ी है, ये तो सर्वविदित है जो आपने सवाल किया। दूसरी बात, जो कांग्रेस के मुद्दे जो हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, आप बताइए, मनमोहन सिंह की सरकार के रहते हुए आयोग बनता है, वो सिफारिश करता है, उसके बाद 2014 तक आप प्रधानमंत्री रहते हैं, कैसे हो पाएगा? कैसे विश्वास करे इस देश की जनता कि आप आकर के उसको कर देंगे, लागू कर देंगे? ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं और ये बीजेपी के भी नेता मानते हैं कि एमएसपी पर कानून नहीं बन सकता। एमएसपी पे रेट तो निर्धारित हो सकती हैं, कीमत तो निर्धारित हो सकती है, पर एमएसपी पे कानून लाना नहीं। लेकिन हरियाणा चुनाव पर रहे कौशिक जी, एक बड़ी दिलचस्प खबर आई, वो तो वरुण जी को मालूम होगी। वरुण जी, मैं कौशिक जी आपको साथ ले रहा हूं इनके, ये सुनने में आया है कि राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। हाँ, उनका दौरा है। तो इसका मतलब प्रदीप जी ने बात दावा किया था वो सही साबित हुआ? क्या दावा? वो कह रहे थे ना कि चुनाव के बाद निकल जाएंगे घूमने के लिए। बार घूम कर आए क्या भाई? आप भी कभी कभी फंस जाते हैं, आप जैसे लोग की तरह करा करें। फोन पास लाइए। जो आदमी नेता विपक्ष है, जिसको विदेश में बहुत सारे काम होते हैं, वो विदेश ही ना जाइए, कौन सी बात हो गई? तो कहाँ का टूर है? अमेरिका का? 1.5 साल हो चुके हैं सरकार बने हुए। कौशिक जी, चुनाव के बीच में अमेरिका का टूर क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, विपक्ष के क्या करे आदमी, जाए ना कहीं आप लोगों की वजह से। हमारी वजह से क्यों रुक रहे हो? वरुण जी, आप कैसी बात कर रहे हो? नहीं, ये क्या सवाल है आपका? ये बेतुका सवाल है। मोदी जी से नहीं पूछे आपकी 15 बार विदेश क्यों गए? नहीं, मैं तो पूछ रहा चाह रहा था कि चुनाव के बीच में अमेरिका जाना तो क्या? अरे कौन आप तय करेंगे वो कब जाएंगे? अच्छा, ओके, नाराज मत हो, मैंने तो पूछ लिया, आप इतना नाराज हो गए। ये बहुत मजाकिया सवाल है। अच्छा, ये मजाकिया सवाल है? नहीं, आप जैसे जिम्मेदार लोग इस तरह के सवाल करेंगे तो फिर मैं तो मानूंगा। कौशिक जी, मैंने मजाक किया? चुनाव के बीच अगर राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो? नहीं, ये तो मजाक सवाल है, ये सवाल होनी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इस लोकसभा के विपक्ष का नेता है और निश्चित तौर से विधानसभाओं के चुनाव चल रहे हैं, और ऐसे दौर में आप जा रहे हैं जहां अमेरिका के राजनयिक उस नेता से मिलते हैं घर पे जाकर के जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन हो गया है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि आखिर में चुनाव के समय पे ही आपका जाना क्यों हो रहा है वहां पर? क्या राहुल गांधी ने इस बात को लेकर के टिप्पणी की कि जिस संगठन जिस पार्टी के साथ हम जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अमेरिका के राजनयिकों ने क्या जाकर के वार्ता की और वहां उन्होंने क्या अपील की? अरे क्या बात! आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का लोकतांत्रिक तरीका है, हम पार्टियां आपस में आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव में उनको मेहनत करनी चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में भी करनी चाहिए। हाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए? वरुण जी, जी, वो कह रहे हैं कि कुछ बदले से राहुल जी हैं और फिर वो अगर विदेश जाते हैं तो उसका असर पड़ेगा, उनको मेहनत करनी चाहिए, कौशिक जी कह रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत मतलब बचकाना सवाल है और अपना काम ना करे और निश्चित तो चुनाव में आप सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल है, राहुल गांधी बहुत बड़ा चेहरा। बचकाना सवाल कैसे हुआ? हमारी बात सुन लीजिए, बचकाना सवाल इम्तिहान हिंदी का है और अब आप तैयारी इंग्लिश की कर रहे हो, कैसे हो गया? मेरी बात सुनिए, बचकाना सवाल इसलिए हो गया कि राहुल जी ने जो कहा था वो अपना काम कर दिया है 80%, हमें पता है, और ये सारी बातें मीडिया में बोली नहीं जाती है। क्यों रहे आप? और कोई दूसरे दल का आदमी या कोई मीडिया ये बात नहीं तय करेगा कि कौन विदेश कब जाएगा, कोई ये बात नहीं तय करेगा। तो आप भी तय मत करा करिए कि मोदी जी कितनी बार विदेश गए। नहीं, हमने तो नहीं कहा, सवाल तो आपने किया। अच्छा, तो आप कभी नहीं कहते कि मोदी जी का ये क्या सवाल करेगा? ये 10 जनपद से तय होगा। चावला क्या सवाल करेगा आपसे? भाजपा वाले चिल्ला कर कहते थे वरुण जी, चुनाव का परिणाम आएगा, वरुण जी विदेश चले जाएंगे। एक मिनट, चुनाव का परिणाम आएगा, ये 10 जनपद तय नहीं करेगा कि मैं यहाँ बैठ के क्या सवाल करूंगा आपसे। नहीं, तो आप भी ये तय नहीं करेंगे कोई विदेश कब जाएगा। अच्छा, ये सवाल नहीं है, यही तो मीडिया नहीं तय करेगा। अच्छा, ये क्या पूछूं? ये आम काट के खाते हो? ये कोई मीडिया तय नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, कौशिक जल्दी से आप, फिर मैं मास्टर जी और फाइनल कमेंट प्लीज आपके पास। अभी भी कांग्रेस जब इस स्तर पर आ गई है
और कांग्रेस के अनजान प्रवक्ता ये बोले कि मीडिया को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मीडिया सवाल क्यों नहीं पूछेगी? आप उसका जवाब संवैधानिक तरीके से अपनी भाषा में दीजिए। आप ये कौन होते हैं कि मीडिया का दायित्व आप निभाएंगे, या आप ही सवाल लिख के देंगे मीडिया वो सवाल पूछेगी? यदि दिमाग में ये बातें आ रही हैं, चर्चा हो रही हैं, तमाम आपके नेता इस बात को लेकर के दुखी होती है कि जब हमको नेता की आवाज सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपकी सुनूंगा ना। गिरावट चल रही है, जब पत्रकार किसी से ये सवाल गिरावट हमें गिरावट हमको मत बताइए, हम काट कर खाते हैं। पार्टी गिरावट में बताए कि जिसने अखबारों के दफ्तरों में ताले लगवा दिए थे। मर्यादा को बताना जरूरी है और बहुत आवश्यक है। मैं संवैधानिक भाषा में ही बता रहा हूँ। ये नहीं तय करेगा वो पार्टी हमको न गिनाए कि जिसने अखबारों के दफ्तरों के ताले हरियाणा में हमारी क्या तैयारी है? अखबार के दफ्तरों की लाइटें काट दी। जिस पार्टी ने प्रदेश में मीडिया के ऊपर किया, उसके समर्थन से आपने 10 साल सरकार चलाई। और आप लोग राजनीतिक विश्लेषक बनकर चले आते हैं ये कहने के लिए कि कोई सवाल नहीं तय करेगा, कोई बात नहीं करेगा। ये कौन सी बात हुई? कोई मीडिया ये तय नहीं करेगा कि किससे क्या पूछना है और कौन सा ये जो आप लोगों के जो कर्म हो रहे हैं ना, कहाँ आना हो, कहाँ जाना है, ये आप जैसे लोग, अब सुन लीजिए ना, आप जैसे लोग ये तय करेंगे तो अच्छी बात है। फिर जब आपकी सरकार आएगी तब मीडिया सवाल पूछेगी, न पूछेगी, उन विपक्ष से पूछेगी, तब भी आप ये कहिएगा, तब भी वो मीडिया नहीं होगी। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जितनी आजादी लोकतांत्रिक प्रक्रिया चाहिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तुम्हारे पूछने की में बैठकर मीडिया को लेकर आपकी राय अलग हो सकती है। एक मिनट कौशिक जी, अभी ये बैठ के आपको भी सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई बात नहीं। वरुण जी, आपकी राय अलग हो सकती है मीडिया को लेकर, ठीक, लेकिन मास्टर साहब फिर फाइनल कमेंट प्रदीप जी आपसे लूंगा। मास्टर साहब, ये क्या लगता है हरियाणा में कौन जीत रहा है? देखो जी, कोई हो नरप, हमें क्या हानि, हमारे लिए तो सभी समान रहे, चाहे कांग्रेस हो। क्यों आप तो अक्सर किसान संगठन जो है जो धरना देते हैं वो तो बीजेपी के खिलाफ देते हो ना आप लोग? ना हम कभी बीजेपी के खिलाफ नहीं है। फिर ना तो किसी भी सरकार ने किसान आयोग का गठन किया है, ना किसी सरकार ने लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में किसान सत्र बुलाया है कि जैसे शीतकालीन सत्र होते हैं और वर्षाकालीन। ना आवारा पशुओं से निलाद दिलाने के लिए कृषि सुरक्षा दल का गठन किया। नहीं, कौन जीत रहा है हरियाणा? मास्टर साहब, ये तो मुद्दे हैं। किसानों का कर्जा माफ सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने किया, और ये बात कोई भी सरकार किसानों को फसलों का पूरा मूल्य दे। मास्टर साहब, कौन जीत रहा है हरियाणा? ये तो समय जब रिजल्ट खुलेगा अपने आप पता चल जाएगा। नहीं, आप लोग नहीं जीतवा रहे हर बारे ना, मैं जोशी नहीं हूँ। नहीं, ज्योति तो नहीं है आप, लेकिन कोलकाता पता चल जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों में जाकर तो दावा करते हैं ना आप कि इनको हरा देंगे हम। जो किसानों का दिल जीतेगा, किसान उसको वोट करेगा। ठीक, ये बाकी सब ठीक है। प्रदीप जी चावला साहब, लास्ट ओवर है। अरे फेंकिए सर। मतदान की तारीख तो आगे बढ़ गई जी। ये राम रहीम की पेरोल आगे बढ़ेगी क्या? सर, मैं कोई जुडिशियल अधिकारी थोड़ी हूँ, मैं अपनी पार्टी की बात रख सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के कामों में या जेल के मैनुअल में कहीं थोड़ी इंटरफियरेंस कर सकती है। नहीं, राम रहीम के मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप पूछ रहे थे मेरे से, मैं ऐसी अपेक्षा कर रहा था, कोई ऑर्डर नहीं है। मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप पूछते कि भाई कैसे, कितने जीत रहे हैं, तो मैं बताता कि हाँ जी हम कैसे जीत रहे हैं, कितना जीत रहे हैं। नहीं, आपने तो एकदम वो तो ठीक है, कैसे जीत रहे हैं, कितना जीत रहे हैं, लेकिन ये बाबा राम रहीम वाला जो मसला है उसका कोई इफेक्ट दिखाई देगा हरियाणा चुनाव में, लगता है आपको? सर, ये तो सेफोलॉजिस्ट बताएगा ना, जो चुनाव के सर्वे वगैरह करते हैं। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। पेरोल बढ़ेगी क्या बाबा राम रहीम की? नहीं, क्या कह रहा है? चुनाव की तारीख आगे बढ़ी है, मैंने कहा पेरोल भी बढ़ेगी क्या? अब सर, मैंने पहले ही बता दिया कि देखिए, मैं जुडिशियल अधिकारी या जेल का मैनुअल जानने वाला नहीं हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात करिए, तो मैं बताता हूँ हरियाणा की जनता जिस प्रकार के भ्रम फैला जाते हैं। तो हरियाणा में अब की बार कितने पार? सर, हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे आप लोग पहले बोलते थे ना 400 पार, 300 पार, 200 पार, जिस राज्य में जाते थे इतने पार बोल देते थे, तो मैं इस बार जानना चाह रहा हूं हरियाणा में कितने पार? सर, रणनीतियां बदलती रहती हैं। हमने कहा कि हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, जैसे लोकसभा चुनाव में आपने कहा, कॉन्फिडेंस वाली बात है ना कि 400 पार,
तो आप ये पार वाला नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने आप में कॉन्फिडेंस का द्योतक है। आपको लग नहीं रहा है कि क्या किस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं? हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं होगी। दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो मतलब पार नहीं बताएंगे कितने? सर मैंने कहा ना, मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं जो चुनाव का जो है तो पहले बताते थे, तब क्या किसी ज्योतिष से पूछते थे क्या? चावला साहब, आज आपकी बॉल जो है ना एक भी सही आई नहीं है। हाँ। आज आपकी बॉलिंग ठीक नहीं है, इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए। और आपने जो आरोप लगाया था कि मैं बैकफुट पे हूं, जनता देख रही है। आपके देखिए श्रोता अभी कमेंट करेंगे कि मैं किस प्रकार से फ्रंट फुट से खेल रहा है। जिताने वाले खिलाड़ी को इस देश की जरूरत है, ऐसे सुपरस्टार खिलाड़ी की जरूरत नहीं है जो कि बाकी प्रैक्टिस में तो बढ़िया नेट प्रैक्टिस में छक्का मारे और जब ग्राउंड में आना हो तो पता लगा डक हो जाए। तो ऐसे खिलाड़ी की जरूरत नहीं है। मैं बहुत गंभीरता से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं जी। ये बृजभूषण आएंगे क्या प्रचार के लिए? सर मैं नीति निर्धारक नहीं हूं। कोई भी कार्यकर्ता किसी भी हमारी पार्टी में कहीं भी जा सकता है प्रचार करने के लिए। नहीं आएंगे तो जिसकी ड्यूटी लगेगी, हरियाणा ड्यूटी लगाने वाला नहीं, मैं बताऊं, वो अभी न्यायालय के अंतर्गत सब्जुडिस है उनका मामला। तो वो प्रचार करने आएंगे या नहीं आएंगे इसका फैसला करना मेरा काम नहीं। आना चाहिए उनको। प्राथमिक कार्यकर्ता हूं अपनी पार्टी का, आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये मैं कैसे, बहुत बड़े नेता है मेरे से, तो मैं कोई उनको व्यू नहीं रख सकता जी। निश्चित तौर पे बड़े नेता है वो। अच्छा तो मैं कैसे डिक्टेट कर सकता हूं? मैं डिक्टेट थोड़ी कर सकता हूं कि उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कुछ पार्टी का एक अपना नहीं मैं ठीक है, बड़े नेता है तभी टिकट नहीं दिया। वो टिकट वैसे घर की बात घर में रह गई, बेटे को दिया या उनको दिया, बात तो वही है। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वरुण जी आपका भी, कौशिक जी आपका भी और मास्टर जी आपका भी। तो हरियाणा की सियासत दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है कि अब सियासी रंग हरियाणा की सियासत पर चढ़ने लगा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।